बहुत ही संक्षेप में अपनी वार्ता रखना चाहूँगा। और सर्वप्रथम अजय वीर जाखड़ जी ने कहा कि डोंट माइंड करने का कोई सवाल नहीं है, परंतु मेरा जो मुख्य विषय ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं और एक इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट जो कि इस सत्र का मुख्य केंद्र बिंदु है, उस पर कैसे पॉलिसी कैसे सकारात्मक परिणाम ला सकती है, उसका एक उदाहरण मैं निश्चित तौर पर देना चाहूँगा। मैं DCM श्रीराम लिमिटेड से बिलोंग करता हूँ और शुगर सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसलिए चूँकि पहले सत्रों में कृषि पे काफ़ी विस्तृत चर्चा हो चुकी है और जो हु इज़ हु ऑफ एग्रीकल्चर है वो सारा इस सभागार में उपस्थित है, इसलिए उस पर चर्चा न करके मैं शुगर केन और शुगर सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस जरूर डालना चाहूँगा। जैसे प्रथम बात करें कि इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट कैसे काम कर सकता है, कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है। पिछले 6-7 साल में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने जो विकास किया है वो पॉलिसी की वजह से संभव हो पाया है। आज स्थिति ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 8% एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। इससे न केवल चीनी उद्योग की माली हालात अच्छी हुई है, परंतु कृषकों का भुगतान भी समय से होना सुनिश्चित हुआ है। और ये एक प्रोग्राम देश के एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा और जो इम्पोर्ट जो फॉरेक्स हमारी जो फॉरेक्स है उसकी सेविंग करेगा। तो निश्चित तौर पर इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक जो प्रोग्राम और बेहतर बन सकता है जिसमें कि चीनी उद्योग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, वो है जो सतत प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सतत प्रोग्राम के तहत बायो CNG डेवलप करनी है, बायो CNG मैन्युफैक्चर करनी है और उसमें शुगर इंडस्ट्री के पास प्रेसमड जो मैली होती है वो एक रेडीमेड फीड स्टॉक है। रेडीमेड फीड स्टॉक वो कंपैटिबल फीड स्टॉक है, उससे बायो CNG का प्रोडक्शन हो सकता है। और उसमें तकरीबन पिछले 4 साल से प्रोग्राम चल रहा है, परंतु उसमें अपेक्षाकृत तरक्की नहीं हो पाई है, केवल 20 के करीब प्रोजेक्ट लग पाए हैं। वजह साफ है, क्योंकि फीड स्टॉक सही कीमत पर ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता और उसकी मार्केटिंग की अनसर्टेनिटी है। तो शुगर मिलों के पास चूँकि प्रेसमड अवेलेबल है और वो आइडियल फीड स्टॉक है, उस पर आधारित बायो CNG के प्लांट लग सकते हैं। परंतु अड़चन क्या है, सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि बायो CNG की चूँकि मार्केट अभी अनसर्टेन है, केवल सिटीज़ तक सीमित है और चीनी मिलें जो है ना देहात में स्थित हैं, तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होंगे, जो शुगर मिल होंगी, उनको अपनी बायो CNG दूर तक ले जानी पड़ेगी बेचने के लिए। यदि OMCs या तो ट्रांसपोर्टेशन बियर कर लें फैक्ट्री से लेके और सिटी तक का, या फिर एक्स फैक्ट्री प्राइस निश्चित कर दे, तो मेरा पक्का यकीन है कि अगले 2-3 साल में 500 प्लांट बायो CNG के लग सकते हैं और एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के यदि डेवलपमेंट के पाथवेज देखें तो ब्रॉडली 3 हैं डायरेक्ट फूड के अलावा। नंबर 1 बायो एनर्जी, नंबर 2 फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में भी अगेन शुगर इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि लगभग हम 50-60% एरिया में गन्ना करते हैं और हमारा इंगेजमेंट जो है फार्मर्स के साथ सारे साल भर का है, 365 दिन 24 घंटे का इंगेजमेंट है। और चूंकि इतनी बड़ी एसेट देहात में गांव के बीच में स्थित है, तो उसको हम कैसे लिवरेज कर सकते हैं? बकाया जो 50% रकबा है उसमें अन्य फसलें होती हैं, उसकी एग्री प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। एग्री वैल्यू चेन एस्टेब्लिश्ड है और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल है, प्रोडक्शन स्किल्स हैं और मार्केटिंग स्किल्स हैं। तो कैसे हम शुगर फैक्ट्रीज को अब बायो एनर्जी हब के साथ, बायो एनर्जी हब तो अब शुगर फैक्ट्री बनी गई है, उसको हम एक एग्री प्रोसेसिंग हब के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं? उससे खेती को बढ़ावा मिलेगा और काश्तकार को जो उसकी मार्केटिंग लिंकेज की जो मेन दिक्कत है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके अलावा 2 सुझाव और हैं संक्षेप में, क्योंकि बहुत वार्ता हुई है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वक्त की जरूरत है। खासतौर पर जो 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बल्कि। नंबर 1, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को हम बरकरार कैसे रखें। नंबर 2, पानी का बचाव कैसे करें। और नंबर 3, ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, जो अजय वीर जी हमेशा कई बार अपने उद्बोधन में बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर कैसे करें, खेती को आसान कैसे करें, आने वाली पीढ़ी के लिए खेती आसान कैसे हो, तो मशीनीकरण की आवश्यकता है। इन तीनों चीज़ों में DCM श्रीराम ने, मैं अपनी कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ चूँकि एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वहाँ पर हमने एक सस्टेनेबल शुगर केन प्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया है, जिसमें सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है और जो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसी जो उनको भी इकट्ठा किया है।
हमने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करे हैं, तकरीबन 200 उन्हीं किसानों को हमने डेवलप किया, कस्टम हायरिंग बेसिस पे मशीनें उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा 19,000 कंपोस्ट पिट तैयार किए हैं, 19,000 प्रेसमेट से। और हमने ट्रेश श्रेडिंग और ट्रेश मल्चिंग, हमारे इलाके में कोई मिट्टी ये पत्ती नहीं जलाई जाती, ट्रेश मल्चिंग और ट्रेश श्रेडिंग की जाती है। तो उसमें उसकी वजह से पिछले 5 साल में त्यागी जी 574 बिलियन लीटर पानी की सेविंग हुई है पिछले 5 साल में हमारे, और जिसका कि सत्यापन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ने किया है। तो जरूरत ये उदाहरण इसलिए दिया कि इस बात की जरूरत है कि जो कारपोरेट्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, जो वहां पर बैठे हैं, वो एक पार्टनरशिप करके सारे सिस्टम को ठीक से मैनेज कर सकते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको भी लिवरेज करके जमीन पे उतार सकते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री एक बहुत ही कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकती है रूरल सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये 3 बातें मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था कि बायो एनर्जी हब से, तो बायो एनर्जी हब तो बन गया है शुगर इंडस्ट्री, इसके अलावा एग्री प्रोसेसिंग हब के रूप में इसका विकास किया जा सकता है। और एक ये जो पार्टनरशिप का मॉडल है कि खेती और किसानी से संबंधित सारी सुविधाएं, सारी तकनीक किसान के पास कैसे पहुंचाएं, इसमें शुगर सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और सारी गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनको इंटीग्रेट करते हुए धरातल पे पहुंचाया जा सकता है। आपने मौका दिया हरवीर जी, आपको इस बात के लिए धन्यवाद और इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्री रोशन लाल तनुज जी।